नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन लेके आए हैं महत्वपूर्ण। बच्चों, यह सीरीज चल रही है और क्रम वाइज हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों को बता रहे हैं। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को जनता का अपना संविधान क्यों कहा जाता है? भारत के संविधान को जनता का अपना संविधान क्यों कहा जाता है? तो हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, भारत के संविधान को जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने ऊपर लागू किया है। संविधान का निर्माण जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे जनता का संविधान कहा जाता है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन भाइयों हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों, ये समाजशास्त्र है, आप लोग ये ना सोचिए कि जो है भारतीय संविधान है, क्योंकि इस भारतीय संविधान इसमें जो है रखा गया है क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। हम लोग उत्तर देखेंगे। भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताओं में इसका निर्मित, लिखित तथा विस्तृत स्वरूप है तथा अनेक स्रोतों से तैयार हुआ संविधान प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थिति का संघीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपात में जैसे आफत आ जाए, आपातकालीन हमारे देश पर जब आफत आ जाए उसी को कहते हैं आपातकालीन। तो आपातकालीन स्थिति का संघीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में लिखेंगे, आपातकालीन स्थिति में जब आफत आ जाए तो संघात्मक स्थिति एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है, यानी सारी शक्तियां बच्चों जो है केंद्र सरकार के पास चली जाती है। एकात्मक मीन्स होता है सारी शक्तियां एक के हाथों में, यानी केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। देखो, आपातकालीन स्थिति में संघात्मक स्थिति जो होती है एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है और राज्य के विधानमंडलों की शक्तियां संसद के हाथों में आ जाती है तथा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों की कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसी को कहते हैं बच्चों आपातकालीन स्थिति का संघीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों के किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग उत्तर देखेंगे। राजनीतिक दलों के दो तत्व हैं, संगठन तथा मूलभूत सिद्धांतों की एकता। उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक दलों के दो तत्व हैं, संगठन तथा मूलभूत सिद्धांतों की एकता। अगला क्वेश्चन है कि शासन का चतुर्थ अंग किससे किसको संबोधित किया जाता है? चतुर्थ अंग यानी चौथा अंग। तो हम लोग बच्चों उत्तर देखेंगे, राजनीतिक दलों का शासन के चतुर्थ अंग के रूप में राजनीतिक दलों को शासन के चतुर्थ अंग के रूप में संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्या है? दबाव समूहों के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है भैया कि दबाव समूहों के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले देखेंगे दबाव समूह। इसको दबाव समूह को हित समूह भी कहते हैं। देखो, जो दबाव समूह होते हैं ये चुनाव भाग नहीं लेते हैं, न चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। अब समझ जाओ कि जैसे गांव में कोई चुनाव, कुछ लोग होते हैं चुनाव नहीं लड़ते लेकिन दूसरों को चुनाव लड़वाते हैं बच्चों, बस उसी को कहते हैं दबाव समूह। तो दबाव समूह किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग उत्तर देखेंगे, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करना। जो नीति निर्माण करते हैं, जो सरकार होती है उसको प्रभावित करते हैं, नीति निर्माताओं को प्रभावित करना तथा अपना अलग राजनीतिक संगठन न बनाना और दबाव समूहों के दो लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में दबाव समूह तथा हित समूह को कैसा माना जाता है? आधुनिक समय में दबाव समूह तथा हित समूह को कैसा माना जाता है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि जो है आधुनिक समय में जो है दबाव तथा हित समूह को लोकतंत्र का पक्ष पोषक तथा सहयोगी माना जाता है। पक्ष यानी पक्ष पोषक तथा सहयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं? तो बच्चों उत्तर है दबाव समूह। दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं, जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन लड़वाते हैं और सारा फायदा लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन देखोगे हम लोग, किसे अज्ञात साम्राज्य के रूप में संबोधित किया जाता है? तो बस वैसी को किसे अज्ञात साम्राज्य के रूप में संबोधित किया जाता है? तो बस दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में संबोधित किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे बच्चों दबाव समूह। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के स्वीकृति सिद्धांत कितने हैं? तो लोकतंत्र के स्वीकृति सिद्धांत 5 हैं। कितने हैं बच्चों? आप लोग इसे उत्तर लिखेंगे कि 5 हैं भैया। पूछेगा लोकतंत्र के स्वीकृति सिद्धांत कितने हैं?
तो हम लोग उत्तर देखेंगे लोकतंत्र के स्वीकृति सिद्धांत जो है 5 है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ। आधुनिक लोकतंत्र का विकास किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास यूरोप से प्रारंभ हुआ। यूरोप क्या है भैया, यूरोप एक महाद्वीप है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को बल प्रदान किया। किस यूरोपीय क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को बल प्रदान किया, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि फ्रांसीसी यूरोपियन क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत को बल प्रदान किया। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष माने जो डायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष माने जो इनडायरेक्ट होता है। समझ गए ना, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जैसे कोई ऐड वगैरह है, जैसे एडवर्टाइज वगैरह, उसको पूरा देख लिया करो, स्किप ना कीजिए। देखो 2 पैसा हम लोग को भी मिलता है बच्चों, बस उसी से, समझ रहे हो नहीं, आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में पढ़ाते हैं, थोड़ा एडवर्टाइज देख लिया करो, है कि नहीं। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था। तो पास है जो है पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है कि नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था, तो हम लोग उसे उत्तर देखो, ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे कि पंचायती राज के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था कि इसकी स्थापना गांव में की जा रही है। इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है बच्चों, गांव में की जा रही है। थोड़ा हम जूम कर ले रहे हैं, छोटा, गांव में की जा रही है तथा इसके द्वारा ग्रामीण जनों को, इसके द्वारा जो है ग्रामीण जनों को अपने मामलों का शासन तथा अपने क्षेत्र का विकास स्वयं करने का अधिकार होगा और इसके द्वारा ग्रामीण जन अपने गांवों को उन्नत तथा आत्मनिर्भर बना सकेंगे। अगला है ग्राम सभा की कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है। ग्राम सभा की जो है कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे ग्राम सभा की कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत जिसका मुखिया कौन होता है भैया, जिसका मुखिया जो है ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत मुखिया कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। और प्रधान बनने के लिए हमने बार बार बताया है कि कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो ग्राम सभा कार्यकारिणी क्या कहा जाता है, ग्राम सभा की कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत कहते हैं, ऐसे लिख लेना। उत्तर प्रदेश में स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की निम्नतम इकाई कौन सी है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की न्यूनतम इकाई कौन सी है, उत्तर हम लोग लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की निम्नतम इकाई ग्राम पंचायत है। कौन है बच्चों, ग्राम पंचायत है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं। जो ग्राम सभा होती है उसकी वर्ष में कितनी बैठकें होती है बच्चों, तो ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। बस छोटा सा उत्तर से लिख लें, 2 नंबर मिल जाएगा। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं, 2 बैठकें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांव में कर, जिसको कहते हैं टैक्स, अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स, हिंदी में कहते हैं कर, गांव में जो है कर लगाने का अधिकार किसे दिया गया है। गांव में जो अधिकार यानी टैक्स, गांव में जो कर लगाने का अधिकार किसे दिया गया है, हम लोग उत्तर लिखेंगे बच्चों, गांव में जो है कर लगाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। किसको दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है। ग्राम सभा का जो मुखिया कौन होता है, प्रधान जी होते हैं। अब देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, आ गया ना। प्रत्यक्ष मीन्स होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मीन्स होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो, जिस पद्धति में राज्य की इच्छा का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति मतलब होता है अंदर की आजादी, जिस पद्धति में राज्य की इच्छा का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति जनता के स्थान पर, बच्चों थोड़ा जूम कर ले रहे हैं, जनता के स्थान पर उसके प्रतिनिधि करते हैं। जनता के स्थान पर उसके जो है प्रतिनिधि करते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष, उसे जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, शासन में जनता जो है स्वयं भाग लेती है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र में शासन में जनता स्वयं भाग लेती है, इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है ही नहीं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, पंचायत के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्राइमरी व जूनियर स्कूल के भवन का रखरखाव करना। बहुत सरला है, सब कोई कर लोगे। नंबर 2, सरकारी नल कूपों का संचालन, हैंडपंपों की मरम्मत व रखरखाव। नंबर 3, पेंशन के लिए लाभार्थियों का चयन तथा छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने एवं उन्हें बांटने का कार्य। जो छात्रवृत्ति वो नहीं होती बच्चों को, वही है। दबाव समूह का क्या अर्थ है बच्चों? आ गया दबाव समूह ना, बहुत सरला है। दबाव समूह जिसको हित समूह भी कहते हैं, जिसको अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं, नहीं चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाते हैं, राजनीतिक सत्ता को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं और उनकी पूर्ति के दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार संघ, जातीय समूह, छात्र संगठन, ये सब क्या है, हित समूह है, दबाव समूह है। छात्र संगठन और खेतिहर समूह आदि आते हैं। इसे कहते हैं बच्चों दबाव समूह कहा जाता है।